हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपके एग्ज़ाम में जो है बस अब एक सप्ताह बच गया है, या इससे भी आप कम बोलिए कि आपके पास रह गया है। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारा जो है काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। काफ़ी रिसर्च के बाद जो है ये सारा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो कि डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली जो है एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलेगा, है ना। मोस्ट पीवाईक्यूज़ बेस्ड है, पीवाईक्यूज़ तो नहीं है लेकिन उसके आधारित है। देखिए, पीवाईक्यूज़ की बात करें तो सेम वही क्वेश्चन तो यार उठाकर नहीं पूछेगा, उसी टाइप का जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यूज़ भी रहेगा आपका, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, जिसका ट्रेंड ज़्यादा है, जो बार बार जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन जो है मैं आपको कराने वाला हूँ इन बचे हुए दिनों में, तीनों सब्जेक्ट में, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं जबकि फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। जब भी जो होता है नॉट, इनकरेक्ट, ये सब आए तो आपको घेर लेना है वहाँ पर, है ना, ताकि सिली मिस्टेक से बच सके। तो नॉट ट्रू अबाउट द हाई डेंसिटी पॉलीथीन। HDP का बात कर रहा है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोल रहा है कि उच्च घनत्व पॉलीथीन के संदर्भ में कौन सा कथन जो होता है वो गलत है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, पहला स्टेटमेंट देखिए कि हैज हाई डेंसिटी पॉलीथीन का क्लोज पैकिंग होता है। बिल्कुल, इसका नाम ही है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो क्रिस्टल होता है, जो मटेरियल होता है, इसका क्लोज पैकिंग होता है, तो ये सही है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है ये लीनियर होता है, रेखीय होता है, ये भी सही है ना। तो पहला दूसरा नहीं होगा। तीसरा, ये ब्रांच नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा वाला। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, लीनियर होता है, ये ब्रांच नहीं होता है। ब्रांच जो होता है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ये वाला जो होता है ये ब्रांच होता है। चौथा बोल रहा है कि क्या ये केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक रूप से जो होता है अक्रिय। बिल्कुल, ये केमिकली इनर्ट होता है, टॉफ होता है, हार्ड होता है ना। और इसी जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल आप जो बकेट देखते हैं, डस्टबिन देखते हैं, पाइप देखते हैं, वो इसी हाई डेंसिटी पॉलीथीन से जो होता है वो बनाया जाता है। एक और चीज़ आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन में ध्यान रखना है कि जब हम लोग इथीन के पॉलीमराइजेशन से जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पर जो होता है एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उस कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको बोलते हैं। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोला जाता है ट्राई इथाइल अल्मोनियम, है ना। देखो, 3 है, इथाइल है तो ट्राई इथाइल अल्मोनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, प्लस टाइटेनियम जो है टेट्राक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कैटलिस्ट हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, इसका नाम क्या होता है जी? इसको बोलते हैं टोलुइन, है ना। तो टोलुइन का जो होता है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? एनहाइड्राइड के साथ जो होता है टोलुइन का रिएक्शन कराया जा रहा है। टोलुइन का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ जो होता है करा रहा है। तो आपको नेम रिएक्शन जो है पढ़ा चुके हैं हम, नेम रिएक्शन का वीडियो जो है आ चुका है। नेम रिएक्शन में बोले थे कि जब भी जो होता है बेंजीन हो या टोलुइन हो, उनका जो होता है रिएक्शन हम लोग एनहाइड्राइड हो गया या फिर अकाइल ग्रुप हो गया, ये जो आप देख रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको कैसे लिखते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाइल ग्रुप। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को लिख सकते हैं ACOAC, है ना। C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या बोलते हैं? अकाइल ग्रुप के नाम से आते हैं, तो उसको शॉर्ट में ACOAC लिखते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फेटल क्राफ्ट अकाइलेशन। 2 प्रकार का फेटल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, एक अल्काइलेशन, जब अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन कराएंगे अनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, और जब अकाइल ग्रुप का जो होता है रिएक्शन कराएंगे अनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेटल क्राफ्ट असाइलेशन या फिर अकाइलेशन। तो यहाँ पर जो होता है ये अकाइल ग्रुप है, ये अकाइल ग्रुप जो होता है जाकर बेंजीन के मतलब टोलुइन पर जो होता है ये एक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो यहाँ से जो होता है 2 प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। एक जो है इसके ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। ऑर्थो आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो आप 2 ग्रुप देख रहे हैं इसको ऑर्थो, ये नीचे वाला जो होता है मेटा होता है और सबसे नीचे वाला जो होता है पैरा हो जाता है। तो एक जो होता है ऑर्थो पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, अकाइल ग्रुप,
और दूसरा जो होता है यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें क्या होगा कि अकाइल ग्रुप जो होता है ये पैरा पोजीशन पर जो होता है वो आके जुड़ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए जब ऐसा होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा वाला जो होता है ये मेजर होता है और ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर हो जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। पहला देखो पटांग दिख रहा है, नहीं होगा। दूसरा ये मेटा पोजीशन पे आके जुड़ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो ये ऑर्थो, ये बनता है लेकिन ये माइनर होता है, ये भी नहीं होगा। हमसे मेजर पूछ रहा है ना, मुख्य उत्पाद। करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। देखो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कहाँ आके जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन वाला जो होता है ये मेजर होता है। चूँकि अकाइल ग्रुप जो होता है यहाँ पर आके जुड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं फेटरक्राफ्ट अकाइलेशन। अल्काइल ग्रुप जुड़ता है अल्काइलेशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गोल्ड नंबर जो है क्लोराइड ABCD 4 क्लोराइड है, उसके लिए गोल्ड नंबर दिया हुआ है इतना 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 है रिस्पेक्टिवली। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव आयन। गोल्ड नंबर क्या होता है जी, गोल्ड नंबर जो होता है क्लोराइड का ये प्रोटेक्टिव पावर को जो होता है बताता है। गोल्ड नंबर जो होता है ये क्लोराइड का प्रोटेक्टिव पावर जो होता है, उसका जो रक्षण क्षमता होता है क्लोराइड्स का, उसके बारे में जो होता है बताने का काम करता है। और ये जो गोल्ड नंबर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोटेक्टिव पावर के। तो आपको क्वेश्चन में गोल्ड नंबर दिया हुआ है ABCD का, पूछ रहा है कि प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर बताइए। तो जितना कम गोल्ड नंबर उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब में देख लीजिए, है ना। पहले जो आप देख रहे हैं ये A का दिया है, फिर B का, फिर C का, फिर D का। D वाला आप देखिए कि सबसे कम है 0.005। तो सबसे कम अगर गोल्ड नंबर है तो इसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब D का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो D का सबसे ज़्यादा तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। 3 ऑप्शन को तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, है ना जी। D तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, पहला में, क्योंकि D का गोल्ड नंबर कम है तो प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद किसका होना चाहिए, उसके बाद देखो B वाला जो होता है 0.01, देखो B वाला है। फिर जो है C वाला होना चाहिए 0.1, और सबसे ज़्यादा जो होता है 0.5। तो इसीलिए जो होता है सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर किसका है 0.5, मतलब A वाले का। तो A वाला का जो होता है प्रोटेक्टिव पावर जो है, प्रोटेक्टिव एक्शन सबसे कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि गोल्ड नंबर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटेक्टिव पावर के, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रेफाइट जो है किसका एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट हो गया, ये आपका सॉलिड का, देख रहे हैं आप, सॉलिड सारा जो है सॉलिड आपसे पूछ रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का सॉलिड है। तो ये सॉलिड स्टेट में आपको एक चार्ट दिया हुआ है NCERT में, वहीं से जो होता है ये क्वेश्चन उठाया गया और वहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो चाहे ग्रेफाइट हो या डायमंड हो या SiO2, इसको हम लोग क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, है ना। ये तीनों जो होता है, इसके साथ साथ SiC कार्बोरंडम के नाम से इसको जानते हैं। ये सब जो होता है कोवलेंट या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नाम से जानते हैं। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो होता है ये सब होता है। तो ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है ना, सहसंयोजक जो होता है, ठोस है ये। और चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है बिजली के। जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो ये भी पूछता है ये ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि डायमंड हीरा में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, या फिर क्वार्ट्ज में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस देन 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, उनके लिए क्या आप बताए थे कि चेंज कहाँ होता है। चेंज जो होता है डेल्टा H और डेल्टा V में ही होता है। डेल्टा G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा S एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा। और डेल्टा S एंट्रोपी जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0। आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा H 0 हो जाता है, डेल्टा V 0 हो जाता है ना। हमसे पूछ रहा है रियल लेस देन 0 कौन होगा, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना। डेल्टा G जो है चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, सबके लिए क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साल्ट ब्रिज कंटेन। साल्ट ब्रिज में क्या होता है, मेनली साल्ट ब्रिज जो होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्ट नहीं करता है, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। और ये सब जो होता है मेनली अगर पेस्ट से जो होता है ये मिलके बना होता है। तो साल्ट ब्रिज में जो होता है मेनली क्या होता है, अगर पेस्ट होता है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में जो होता है करते हैं।
तो यही पूछ रहा है कि साल्ट ब्रिज में क्या होता है, तो अगर अगर टेस्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं कैलोमेल, कैलोमेल किसको बोलते हैं? कैलोमेल बोलते हैं Hg2Cl2। यहाँ पर जो आप मरकरी देख रहे हैं, मरकरी का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक +1 और एक +2। तो यहाँ पर मरकरी जो है ये +1 स्टेट में है, मतलब इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोमल के नाम से जानते हैं ना, कैलोमल। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मरकरी जो है ये +2 में है, इसको हम लोग कैलोमल नहीं बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि कैलोमल किसको बोलते हैं, तो Hg2Cl2 को बोलते हैं। बाकी H2 तो पानी आप जानते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज आई होप समझ गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से जो है 2-3 और क्वेश्चन जो है आप समझ सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को कैसे अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फिगर आना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर जो होता है C⋅CH3 लग जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। और बेंजोफिनोन बोलते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन के नाम से आते हैं। तो बोल रहा है कि इन दोनों को जो है कैसे अंतर करें। पहला देखिए, क्या फेलिंग सॉल्यूशन बताए थे, फेलिंग सॉल्यूशन हो या फिर टॉलेंस रिएजेंट हो, ये दोनों जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड को ही जो है एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, या कीटोन को जो होता है नहीं कर सकता है। आप इनको देखिए, चाहे एसीटोफिनोन हो या फिर बेंजोफिनोन हो, दोनों में क्या है जी, C⋅O, मतलब ये क्या है, अल्डेहाइड ग्रुप है ना, C⋅OCH3। यहाँ पर भी आप देखिए, सॉरी अल्डेहाइड नहीं है, दोनों क्या है जी, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन के साथ जो होता है ये ना फेलिंग रिएक्ट करेगा ना टॉलेंस रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों कीटोन है तो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो दोनों जो है यहाँ पर टेस्ट नहीं बता सकता है ना। इसके बाद अब देखिए चौथा वाला ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट आपको बताए थे, ये जो है अल्कोहल को जो है जांच करने के लिए किया जाता है। तो ल्यूकस टेस्ट भी जो होता है इनको जो होता है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है इन दोनों को अलग कर पाएगा। कैसे? आयोडोफॉर्म टेस्ट में बताए थे कि ये C⋅OCH3 मिथाइल कीटोन के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में जो है ये वाला मिथाइल कीटोन ग्रुप है या नहीं, इसको जांच करने के लिए हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। या फिर एक ऐसा ग्रुप CH3CHOH ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप जो होता है किसी कंपाउंड में है या नहीं, इसको जांच करने के लिए हम लोग हैलोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो आप दोनों के साथ हैलोफॉर्म टेस्ट कीजिए। तो जब आप एसीटोफिनोन के साथ कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिए ये मिथाइल कीटोन है, मतलब ये वाला एसीटोफिनोन तो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन बेंजोफिनोन में जो होता है कोई आपको मिथाइल कीटोन नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये C⋅O दिख रहा है। इसके बाद क्या है, ये बेंजीन है। तो ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट बेंजोफॉर्म नहीं देगा, जबकि एसीटोफॉर्म जो होता है देगा। और इस तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम लोग अलग कर सकते हैं कि ये एसीटोफिनोन है और ये बेंजोफिनोन है। बाकी तीनों से जो होता है वो अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं फेलिंग, टॉलेंस, ल्यूकस, ये दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, तो डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि फॉर केमिकल रिएक्शन, करेक्ट ऑप्शन एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमें ले लेना है। तो ये जो आप इधर देख रहे हैं N2+H2, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये क्या है जी, रिएक्टेंट होता है। और ये जो बाद में आप देखते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है रिएक्शन में क्या होता है, खत्म होता है, और प्रोडक्ट जो होता है बनता है। तो रिएक्टेंट का जो होता है डिसऑपरियंस होता है, और प्रोडक्ट का क्या होता है, ऑपरियंस होता है। तो जब रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो माइनस साइन लगाते हैं, चूँकि प्रोडक्ट जो होता है बनता है, इसके लिए हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, लिखने से पहले जो भी कोएफिशिएंट हो उसको हम लोग बट्टा में लगाते हैं। जैसे N2 के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, और ये रिएक्टेंट साइड है तो पहले माइनस लगाते हैं, फिर 1/, जो भी कोएफिशिएंट रहता है 1 है तो 1/1 लिखो ना लिखो बराबर हो जाएगा, है ना। फिर उसका कंसंट्रेशन लिख देते हैं dN2/dt। सबके लिए जो होता है ये बराबर हो जाता है, बराबर। फिर इसके लिए कर दो हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड है तो पहले तो माइनस साइन लगेगा, फिर 1/, कितना कोएफिशिएंट है जी, 3 है, तो ये 3 बट्टा में आ जाएगा। फिर जो है इसको dH2/dt इस टाइप से लिख लेंगे, बराबर। ये रिएक्टेंट का काम हो गया। अब प्रोडक्ट के केस में जो होता है चूंकि ये बनता है, अपीयर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लस साइन। उसके बाद 1/, जो भी कोएफिशिएंट है, कितना कोएफिशिएंट है, 2 है, तो ये 2 बट्टा में चल जाएगा। फिर इसका कंसंट्रेशन लिख लेंगे टाइम के साथ, NH3/dt। तो ये जो है किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग इस टाइप से जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड के लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन लगाते हैं, और जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो कहाँ आ जाता है, बट्टा में आ जाता है। जैसे इसमें
1 था तो 1 बटा में आ गया, इसमें 3 था, इसमें 2 था। तो बोल रहा है कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सही है, सबको चेक कर लीजिएगा। पहला देखिएगा तो -dN2/dt, नाइट्रोजन के लिए तो सही लिखा है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 टाइम्स DNS3/dt, नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, 1/2 होता है, तब जो होता है ये सही हो जाता है, मतलब ये गलत है ना। दूसरा देखो -dN2/dt, ये तो सही है, बराबर 1/2, और प्लस साइन भी लगा है, ये भी देखना है, प्लस माइनस, प्लस 1/2 DNS3/dt, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तीसरा देखो 3 इंटू DH2/dt बोल रहा है, 3 नहीं होगा, 1/3 यहाँ पर होना चाहिए, और साथ में माइनस साइन भी लगा होना चाहिए, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। चौथा देखो -1/3 DH2/dt, ये तो सही है, लेकिन इधर जो आप देख रहे हैं ये 1/2 DNS3/dt तो सही है, लेकिन यहाँ पर अब माइनस साइन आ गया है ना, माइनस साइन नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो गया। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। अगला बोल रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये 3 आपको कंपाउंड दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। प्लस आई करने का मतलब डोनर ग्रुप, अगर डोनर ग्रुप जो होता है लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है उसको बढ़ा देगा, और माइनस आई जो होता है लगा है तो माइनस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, उसको घटा देगा। तो CH3 आप देखिए ये प्लस आई के रूप में काम करता है, NO2 जो होता है ये माइनस आई के रूप में काम करता है ना, क्योंकि सब में आप देख रहे हैं कि NH2 जो है बेंजीन के ऊपर है, तो इफेक्ट कौन डालेगा, जो अदर ग्रुप जो लगा है उससे इफेक्ट डालेगा। तो प्लस आई वाला जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि डोनर ग्रुप लगा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इसको बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा तो तीसरा हो जाएगा। तीसरा देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाए। तो इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। एक ऑप्शन आपको पता है वहाँ से आप ऑप्शन चेक कीजिए, और बाकी ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, पहला वाला, है ना। पहला वाला इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना प्लस आई है ना माइनस आई है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई तीसरा वाला में है, इसलिए ये ज़्यादा होगा। फिर पहला वाला में हो जाएगा, और दूसरा वाला का सबसे कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस आई लगा है, पहला वाला में कुछ नहीं लगा है, लेकिन दूसरा वाला में माइनस आई लगा है, ये और इलेक्ट्रॉन को खींच कर इसको और जो है कम बेसिक जो होता है कर देगा, तो सबसे कम दूसरा वाला, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है AR का मतलब क्या है जी, एरोमेटिक मतलब बेंजीन का यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेंजीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि N2+Cl-, नेम रिएक्शन में आपको बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट। N2+Cl- को बोलते हैं डाइजोनियम, बेंजीन लगा है तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम, और Cl है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप याद कीजिए Cu और HCl से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये डाइजोनियम ग्रुप को हटाकर जो होता है यहाँ पर Cl लग रहा है, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जा रहा है। तो इसका पूछ रहा है कि बताइए नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि यहाँ पर Cu लिया जा रहा है, मतलब कॉपर का पाउडर लिया जा रहा है। कॉपर पाउडर और HCl लेने के बाद जो होता है, जब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गटरमान रिएक्शन के नाम से जानते हैं ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। जबकि वहीं Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है लेते, तब जाके अगर डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनता तो उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिया गया है CuHCl, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा गटरमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, जो कि आपको करा चुके हैं, उसी से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का हम लोग नाइट्रेशन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। बिल्कुल बेंजीन है ये। बेंजीन का नाइट्रेशन जो होता है ये HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। दोनों यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। H2SO4 यहाँ पर एसिड के रूप में काम करता है, और HNO3 जो होता है ये बेस के रूप में काम करता है। तो बोल रहा है कि क्या जो होता है प्रोड्यूस होता है जो कि रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो यहाँ पर जो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं NO2+, और इस NO2+ का नाम होता है नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोनियम आयन जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, और ये जाके बेंजीन पे एक्ट करेगा, और ये बन जाता है NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन जो होता है बनाने का जो तरीका होता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या बनता है, जब हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 लेते हैं तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है जनरेट होता है, वहीं इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछ रहा है कि कौन होगा, तो NO2+ हो जाएगा ना। NO+ आप मत बोल मत में उसको टिक करना है ना। NO+ को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है नाइट्रोजोनियम आयन।
और NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। NO2 प्लस भी ध्यान रखना है, इसका नाम भी ध्यान रखना है ना। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट फंक्शन एज। ग्लिसरॉल को जो होता है वो सोप में क्यों ऐड किया जाता है? आप देखते हैं जब हम लोग नहाते हैं तो नहाते वक्त जो होता है, जब साबुन यूज करते हैं तो वो गीला टाइप का ही रहता है ना, सूख नहीं जाता है। तो वो जल्दी से जो होता है वो ना सूखे, इसके लिए जो होता है हम लोग साबुन में ग्लिसरॉल का जो होता है इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या करता है, साबुन को जो होता है टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, तुरंत जो होता है वो साबुन जल्दी से सूख ना जाए, उससे बचाने के लिए हम लोग साबुन में ग्लिसरॉल का जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटामाइड प्रोड्यूस। एसीटामाइड, एसीटा का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अमाइड है CH3 डबल बॉन्ड O NH2, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब पानी मिलाया जा रहा है। तो जब आप अमाइड का, ये क्या है जी, अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है। चूँकि 2 कार्बन का अमाइड है तो 2 कार्बन का जो है आपका एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेटिक एसिड के नाम से आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आप सीक्वेंस ध्यान रखिए ना, साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो साइनाइड का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से बनता है पहले अमाइड, और फिर अमाइड का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ से जो होता है आपका बन जाता है एसिड। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको अमाइड दिया है, अमाइड में हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो बन जाएगा एसेटिक एसिड। चूँकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा ना, उसको बोलते हैं एसेटिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जो होता है इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। सारा जो है आप देख रहे हैं कि नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजेनमर्ट रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन। तो नेम रिएक्शन आप याद कीजिए, क्लीमेंसन रिडक्शन या फिर वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों जो होता है क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो चाहे क्लीमेंसन हो चाहे वोल्फ किस्नर हो, दोनों जो होता है कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन में, है ना, CH2 में जो होता है कन्वर्ट कर देगा। तो क्लीमेंसन तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा है, ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन के साथ जो होता है जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मतलब कराया जा रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, OH, मतलब अल्कोहल बन रहा है। अल्कोहल थोड़ी बनता है जी, यहाँ पर अल्केन बनता है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, गलत है। करेक्ट ऑप्शन दी। तीसरा देखिए रोजेनमर्ट, रोजेनमर्ट पे क्या होता है, यहाँ पर जो होता है एक जो होता है एसिड क्लोराइड जो होता है लेते हैं, एसिड क्लोराइड जो होता है ये किसको कन्वर्ट करता है, अल्डेहाइड में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद स्टीफन रिडक्शन, ये भी आपको बताए थे कि साइनाइड में जो होता है जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के साथ जो होता है, तो ये साइनाइड को जो होता है अल्डेहाइड में कन्वर्ट करता है। एक और तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का, डाइबल H, है ना, डाइबल H से भी जो होता है साइनाइड को अल्डेहाइड में जो होता है कन्वर्ट किया जा सकता है। बट इसको हम लोग स्टीफन नहीं बोलते हैं। स्टीफन बोलते हैं कि जब साइनाइड में SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाके साइनाइड अगर अल्डेहाइड में कन्वर्ट हो तब उसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो ये सारा सही है, बी वाला गलत है। हमसे यही पूछ रहा है कौन सा गलत है। क्यों गलत हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप, इसको ये वाला हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट करा है, तो इसलिए ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला बोल रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन, ये भी आपको नेम रिएक्शन में कराए थे, नॉट गिवन बाय। कैनिजारो रिएक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ कौन देता है जी, अल्डेहाइड। और वैसा अल्डेहाइड जिसके देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही वाला जो होता है ये कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो देता है। तो हमसे बोल रहा है कौन सा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये देखिए अल्डेहाइड है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्डेहाइड के जो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखना है कि क्या उस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता है कि जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो कॉन्सनट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड NaOH या फिर कॉन्सनट्रेटेड KOH का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ रिएक्शन करके जो होता है ये चला जाता है डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। तो अब देखिए इस कार्बन के पास जो होता है कोई जो है H नहीं है, कोई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कैनिजारो में जो होता है वो जाएगा, है ना। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों के साथ जो होता है बॉन्ड बना लिया है, कोई हाइड्रोजन यहाँ पर बचा नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ, ये जाएगा। हमसे पूछ रहा है कौन सा कैनिजारो में नहीं जाएगा। इसको भी आप उठा के देखिए, है ना, यहाँ पर जो अल्डेहाइड है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए ये तो ऐसा ही नहीं देगा, है ना, अल्डेहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। यहाँ पर जो होता है भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कैनिजारो जो होता है देगा। चौथा वाला देखिए,
चौथा वाला जो होता है ये इस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है अल्डेहाइड के साथ, अल्डेहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास आप देखिए हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो होता है कैनिजारो में नहीं जाएगा, है ना। तो हमसे वही पूछ रहा है कि कैनिजारो में कौन नहीं जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब जो होता है चला जाएगा क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये किस में जाता है जी, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ये चला जाता है ऑल्डोल कंडेंसेशन में, है ना। उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्डोल कंडेंसेशन। और ऑल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो रिएजेंट होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूट। कैनिजारो में क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड, गाढ़ा, यहाँ पर जो होता है बेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें डाइल्यूट जो होता है हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके जो होता है ये ऑल्डोल कंडेंसेशन में चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अज्यूमिंग दैट इट इज़ फुल्ली डिकम्पोज्ड। कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है डिकम्पोज किया जा रहा है, तो ये टूटता है किसमें जी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए 10 ग्राम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट अगर पूरी तरीके से डिकम्पोज होगा तो कितना वॉल्यूम जो है CO2 का जो होता है STP पर मिलेगा। मान लेते हैं कि X मिलेगा, है ना। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख लेना है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में ब्रेक करेगा। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। पहले से बैलेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये पहले से ही बैलेंस है ना। एक कैल्शियम, इधर भी आप देखिए एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस है। तो ये रिएक्शन से हमें क्या पता चला, पहले जो है इस रिएक्शन से पता करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल भार आप जोड़िएगा तो होता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का भार आप निकालिएगा तो कैल्शियम का हो जाएगा 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये मिलेगा 56 ग्राम और CO2 मिलता है 44 ग्राम। तो पहले जो रिएक्शन जो हम लोग बनाए उससे पता चला कि 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने पर 56 ग्राम हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो बोल रहा है कि 10 ग्राम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो इसका भार नहीं पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस भार को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि किसी का भी जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, या फिर उसके मोलर मास के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 56 ग्राम, ये क्या है जी, 1 मोल जो है कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है मास है। तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को जो होता है आप 56 ग्राम में लिख सकते हैं। आप इसको वॉल्यूम के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को वॉल्यूम के टर्म में जो होता है यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 22.4 लीटर कैल्शियम ऑक्साइड STP पर दे रहा है ना। तो 10 ग्राम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो कितना देगा, मान लिए X, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, खत्म हो गया। तो 100 गुना X 100X, और इसको आप कीजिएगा तो 10 गुना ये हो जाएगा 22.4, यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा नीचे में 10, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ से X आपका आ जाएगा 2.24 लीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला, है ना। पहले हम क्या किए, इसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट किए। जो 56 ग्राम था, हमें पता है कि किसी का भी जो मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, और किसी का भी मोलर मास जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है, किसी का भी मोलर मास एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। तो 56 ग्राम के जगह पे हम लोग इसको वॉल्यूम के टर्म में ब्रेक कर लिए, 22.4 लीटर, है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो फिर हमें 10 ग्राम में जो होता है इसका कितना वॉल्यूम जो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा, ये हमें मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन आर प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 6th एनर्जी लेवल। बोल रहा है कि 6th एनर्जी लेवल से जो होता है ग्राउंड स्टेट में आने पर जो होता है कितना स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है उत्पन्न होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। यहाँ पर जो होता है बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है इमिट होता है, तो उसी का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये होता है n × n-1/2। n क्या है जी, कहाँ से जो होता है ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो 6th एनर्जी लेवल से, मतलब n = 6 है, 6 से जो होता है ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न होगा। तो 6 × 6-1/2 कर दो, तो 6 × 6-1 5 हो जाएगा, बट्टा में 2 कटा लो तो हो जाएगा 15। तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन उत्पन्न होगा, 15। करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ चेन आइसोमर 4, ये जो आप देख रहे हैं क्या है,
ब्यूटेन है और ये जो आप देख रहे हैं पेंटेन है रिस्पेक्टिवली। तो चेन आइसोमर जो होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर तो आप बना कर ही बता सकते हैं, आपको ट्रिक भी देते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 इतना का जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। इतना का जो है आपसे आइसोमर जो होता है वो पूछा जा सकता है। तो 1 2 3 कार्बन वाला का जो होता है कोई चेन आइसोमर जो होता है नहीं बनता है। 4 कार्बन वाले का 2 आइसोमर बनता है, 5 कार्बन वाले का 3 बनता है, 6 कार्बन वाले का 5 बनता है, 7 कार्बन वाले का जो होता है 9 वो चेन आइसोमर बनता है। आइसोमर क्या होता है जी? मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अभी हम आपको बना के भी दिखा देंगे। और 10 कार्बन रहता है तो इसका 75 गो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसको आप ध्यान रखिए, आपको फिगर बनाने से जो होता है बच जाइएगा। हमसे पूछ रहा है 4 कार्बन में, तो देखो 1 2 3 4 ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना ब्यूटेन के लिए। दूसरा एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि 3 कार्बन रखिए, एक ब्रांच बना दीजिए। इसके बाद जो है अब इसका कोई स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है। तीसरा वाला स्ट्रक्चर बोलोगे कि सर 2 कार्बन रखते हैं और इस टाइप से बना देते हैं, तो ये कोई अलग नहीं है, ये सेम पहला वाला ही आप बना दिए। नंबरिंग शुरू कीजिएगा तो 1 2 3 4 इस टाइप से आएगा। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, है ना। तो ये चेन आइसोमर नहीं हुआ। तो 4 कार्बन वाले का जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर पॉसिबल है। या तो आप फिगर बना के जो है बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो है इसको याद रखिए, है ना। वैसे ही 5 कार्बन वाले का देखोगे तो 5 कार्बन वाले का 3 पॉसिबल है, 1 2 3 4 5, एक ये फिगर पॉसिबल है। दूसरा 4 कार्बन जो होता है चेन में रखिए और एक ब्रांच कर दीजिए। तीसरा क्या पॉसिबल है जी कि 3 कार्बन जो होता है एक चेन में रखिए और 2 ब्रांच आप कर दीजिए ऊपर नीचे। इसके अलावा कोई फिगर जो होता है इसका पॉसिबल नहीं है, कोई आइसोमर इसका पॉसिबल नहीं है। तो 5 कार्बन वाले के लिए 3 और 4 कार्बन वाले के लिए 2 आइसोमर पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, है ना। तो आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए, है ना। डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाएगा तो 6 और 7 वाला भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकता है। तो n इज इक्वल टू 4। n क्या बताता है जी? सेल को बताता है। इस टाइप से लिख लेते हैं। l का वैल्यू 2 दिया हुआ है। l का वैल्यू आपको बताए थे कि 0 1 2 3। 0 जो होता है s के लिए, t के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो l का वैल्यू 2 है, इसका मतलब किसका बात कर रहे हैं? किस सब सेल का बात कर रहा है? d, मतलब 4d का जो होता है बात कर रहा है। इसके साथ साथ आपको n का भी वैल्यू दे दिया है। आपको पता है कि d के पास जो है 5 डब्बा होता है। 5 डब्बा कहने का मतलब 5 ऑर्बिटल। इन पांचों ऑर्बिटल का जो होता है वो अलग अलग n का वैल्यू होता है। बीच वाले का 0 होता है, इधर वाले का +1 -1, इधर वाले का +1 -1, +2 -2, +2 -2। तो यहाँ पर जो है m का वैल्यू बोल रहा है कि -1। m का वैल्यू यहाँ पर एक फिक्स कर दिया। m का वैल्यू जो है -1 कहने का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक डब्बे के बारे में बात कर रहा है ना। किसी एक डब्बा का ही जो होता है वैल्यू, m का वैल्यू -1 होता है। तो एक डब्बा में आपको पता है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगर ये m का वैल्यू नहीं दिया रहता तब जो है 4d के पास, क्योंकि आपको पता है कि d के पास 5 डब्बा होता है, 5 डब्बा में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तब करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाता है। लेकिन m का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। m का वैल्यू -1 कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट होता है। करेक्ट ऑप्शन इसलिए पहला हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज व्हेन KMnO4 इज ऑक्सीडाइज इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन विथ आयोडाइड है। यहाँ पर तो आपको एसिडिक बोल रहे हैं, आपको सारा बताते हैं। देखिए इसको बोलते हैं MnO4- को परमैग्नेट, है ना। ये जो आप देख रहे हैं KMnO4, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैग्नेट। तो K को हटाएं तो ये MnO4- है परमैग्नेट। 3 मिनली इसका रिएक्शन होता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। MnO4-, MnO4-। जब MnO4- को जो है आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट कीजिएगा, बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट कीजिएगा, तो ये जो परमैग्नेट है ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होता है, MnO4 2-। जब आप इसको न्यूट्रल या इसी को हम लोग एल्कलाइन के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो ये MnO2 में कन्वर्ट होता है। और जब आप MnO4- मतलब परमैग्नेट को एसिडिक मीडियम दीजिएगा, अम्लीय मीडियम दीजिएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जब
एसिडिक मीडियम में जो होता है रिएक्शन करेंगे KMnO4 में। तो KMnO4 अब देखिए यहाँ पर जो होता है MnO4 माइनस में मैंगनीज किस में है जी, सब में +7 में है। x मान के निकालोगे तो +7 में है। तो +7 से जो है एसिडिक मीडियम में कहाँ जा रहा है, यहाँ तो चमकता हुआ दिख रहा है +2, तो +7 से कहाँ जा रहा है, +2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। आपको इन सब का ध्यान रखना है। पहले वाले में देखिएगा तो +7 से कहाँ जा रहा है, +6 में। दूसरे वाले में जा रहा है +7 से +4 में। तो इसका n फैक्टर आपको ध्यान रखना है, ऐसे याद रखते हैं 1 3 5 बना से, है ना, कि बेसिक मीडियम में जो है n फैक्टर 1 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3, एसिडिक मीडियम में 5। n फैक्टर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। जैसे एसिडिक मीडियम में आप n फैक्टर 5 देख रहे हैं, तो कहाँ कैसे 5 आया होगा, देखिए यहाँ पर मैंगनीज कहाँ किस में है, +7 में है। +7 से जा रहा है +2 में, कितना का अंतर हो रहा है, 5 का अंतर। तो इसी अंतर को तो बोलते हैं n फैक्टर, है ना। बेसिक मीडियम में 1 कैसे आया, +7 से कहाँ जा रहा है, +100 में, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट जो है स्ट्रिक को ध्यान रखना है। 1 3 5 बना, बेसिक मीडियम में n फैक्टर 1, न्यूट्रल में 3 कैसे आया, +7 से +4, 3 का अंतर, है ना। और एसिडिक में 5 होता है। हमसे पूछ रहा था सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसलिए पहला हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मैंने अच्छे से जो है पूरा डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये ना कि सिर्फ और सिर्फ टिक मार के निकल लिए। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बन सकता था मैंने उसको भी बताने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बने रहना है हमारे साथ जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।